हाँ बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें दो स्थितियां बताई थी, एक अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में जब डाइपोल के अक्ष किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो अक्षीय स्थिति कहलाती है। और इसके लिए जो फार्मूला ड्राइव किया E=1/4πε0 2p/r³। निरक्षीय स्थिति में डाइपोल के परपेंडिकुलर किसी बिंदु पर अगर निकालना है तो वो निरक्षीय स्थिति कहलाती है। और इसके लिए फार्मूला आपने ड्राइव किया E=1/4πε0 p/r³। ये दो डेरिवेशन किए। अब एक हम तीसरा इसमें देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये ना अक्षीय स्थिति है ना निरक्षीय स्थिति है। तो इसके लिए जो हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, देखिए ये डाइपोल दिया हुआ है AB -Q और +Q। अब देखिए परपेंडिकुलर एक पॉइंट नहीं लिया गया है, ना एक्सियल लिया गया है, ये पॉइंट P दिखाया गया है। और ये O पॉइंट क्या है, डाइपोल का मिडिल पॉइंट है। और ये डिस्टेंस R है, स्मॉल r। तो इसके लिए जो फार्मूला आता है ड्राइव करते हैं ये किसी पॉइंट के लिए, तो ये फार्मूला आता है E=1/4πε0 p/r³ और √1+3 cos² थीटा। जहाँ थीटा क्या है कि उस पॉइंट P से डाइपोल के साथ कितना एंगल बनता है, यह एंगल थीटा है। तो अब यहाँ पे E=1/4πε0 p/r³ और ये √1+3 cos² थीटा। अब देखिए P = 2QL होता है, P=2QL। अक्षीय स्थिति में क्या होगा, क्योंकि ये पॉइंट अक्ष पे होगा तो वहाँ कोण कितना होगा, 0 होगा। अक्षीय स्थिति में θ=0 और cos 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे जब हम ऊपर वाले फार्मूले में 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1+3 और cos² थीटा, ये 1 × 1 तो 3 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन गया, E=1/4πε0 2p/r³। निरक्षीय स्थिति में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर पॉइंट होगा और cos 90 कितना होता है, 0। अब देखिए E=1/4πε0 p/r³ और √1+3 cos² थीटा। तो cos² थीटा के जगह 0 कर दिया तो 1 बचा और 1 का रूट 1 ही हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, E=1/4πε0 p/r³। क्लियर है ये। तो ये किसी भी पॉइंट पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या फार्मूला आया, E=1/4πε0 p/r³ और √1+3 cos² थीटा। अब इससे हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पे फिर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय और अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में 2p/r³ है और निरक्षीय स्थिति में p/r³ है। तो अनुपात क्या होगा, 2:1। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात 2:1 होगा। तो ये 3 तरह से डेरिवेशन इसमें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल है, एक समान बाह्य क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। जब किसी डाइपोल को
वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। देखिए जैसे ये दिखाया गया है, ये समांतर रेखाएं खींची गई हैं और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई है। अब किसी चार्ज पे जो बल लगता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, तो उस पर उसी दिशा में बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब अगर निगेटिव चार्ज है तो बल की दिशा उसके विपरीत होती है। ये डाइपोल है, इसकी लेंथ कितनी है 2L। अब यहाँ पे देखिए प्लस Q पे चार्ज वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, F इक्वल टू QE, और निगेटिव चार्ज पे उसके विपरीत लगेगा, AVF इक्वल टू QV हो जाएगा। ये दो बल देखिए, प्लस Q पे F इक्वल टू QE क्षेत्र की दिशा में और ये विपरीत दिशा में। ये दोनों बल बराबर हैं, विपरीत हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। और जब क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होगी तो ये क्या बनाएंगी, ये बल युग्म बना लेंगे, F इक्वल टू QE। और जिससे होगा क्या, यह डाइपोल जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एलाइंस, मतलब संरेखित हो जाएगा, क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। और जब क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा तो उस स्थिति में इन पे जो बल लगेगा ये बराबर और विपरीत होगा, परंतु इनकी क्रिया रेखा एक होगी, तब ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर एंगल पे वैद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री के कोण पर है तो दोनों पे बल लगेगा, इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, इसलिए एक बल युग्म लगाएंगी और जिससे क्या होगा, यह डाइपोल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा, क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। तो इस तरह से अब इसका अगर हम वो निकालें, अब यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q और माइनस Q आवेश पर समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगता है, परंतु इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, अतः ये क्या बनाएंगी, बल युग्म बनाएंगी। तो बल युग्म का आघूर्ण अगर हम निकालें, इसको क्या कहेंगे, बल आघूर्ण। क्या पढ़ते हैं, टाउ, टो से व्यक्त करते हैं इसको। तो बल आघूर्ण टो ये बराबर हो जाएगा बल गुणे लंब दूरी, तो बल हो जाएगा F और लंब दूरी कितना होगा, ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। आधार वाली रेखा 2L कॉस थीटा और परपेंडिकुलर वाला 2L साइन थीटा, क्यों लंबाई कितनी है 2L है। अब देखिए यहाँ पे F बराबर क्या होता है QL, तो हम फार्मूला लिख देंगे टाउ बराबर F के जगह QL और 2A था ही 2QL साइन थीटा, और 2QL बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, तो टाउ बराबर P साइन थीटा हो गया। टाउ इक्वल टू P साइन थीटा, वेक्टर रूप टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, यानी ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी टू वेक्टर्स, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर फॉर्म में टाउ इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर। अब देखो अगर थीटा 0 हो तो टाउ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी अगर क्षेत्र की दिशा में डाइपोल रखा है तो उस पर टाउ क्या होगा, बल आघूर्ण 0 हो जाएगा। अगर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है क्षेत्र से, तो उस केस में साइन थीटा 90 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, तब टाउ मैक्सिमम होगा। टाउ मैक्सिमम बराबर PE, साइन थीटा 1 हो गया, साइन 90। अब P निकालेंगे तो टाउ मैक्सिमम अपान E, या यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम अगर है तब P क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम, अर्थात किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म का आघूर्ण है जो कि वैद्युत द्विध्रुव से 1 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। अब अगर थीटा
180 डिग्री कर दें, यानी डायपोल को रोटेट कर दें 180 डिग्री, तो पॉजिटिव वाला एक साइड हो जाएगा और निगेटिव साइड वाला दोनों का एंड चेंज हो जाएगा। और उस स्थिति में साइन 180 भी 0 होता है, तो टाउ कितना हो जाएगा, टाउ इज 0, टाउ जो है ये 0 हो जाएगा। क्लियर है ये। अब देखिए अगला आर्टिकल है, ये इस टॉपिक का लास्ट आर्टिकल है, ये है सतत, सतत मतलब कंटिन्यूअस, सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थित वैद्युत बल। देखिए आपने कूलाम्स लॉ पढ़ा, और कूलाम्स लॉ में कहते हैं दो स्थिर चार्ज हैं, स्टेशनरी चार्ज, उनके बीच बल निकालते हैं। अब अगर मान लीजिए जो चार्ज आवेश है किसी तार में प्रवाहित हो रहा है या किसी एरिया में प्रवाहित हो रहा है या किसी वॉल्यूम में आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का हो सकता है। एक रेखीय आवेश वितरण, जब किसी तार में आवेश प्रवाह हो रहा है। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब एरिया में आवेश वितरित हो। और तीसरा जब आयतन में आवेश वितरित, इसको आप यूँ समझ लीजिए जैसे तार, एक पतला तार है उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो वहाँ पे क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। और जब यही चीज एरिया में वितरित होगा तो उसको कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा होता है आयतन, आयतन में वितरित हो आवेश, तो उसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। देखो ये तीन फिगर दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस फिगर में एक तो ओरिजिन पॉइंट दिया गया है, ओरिजिन पॉइंट, और ये आपका पोजीशन वेक्टर है R1 और R2, और यहाँ पॉइंट P है, P पर एक आवेश Q0 है, Q0। अब इस तार में, और यहाँ से देखिए यहाँ पे dl लिखा है, यहाँ से और P दूरी, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन वेक्टर। इसको लिखते हैं R21 बराबर R2 माइनस R1 वेक्टर। और फिर एक तार दिखाया गया है जिस पे आवेश बट रहा है, आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्लस 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 चार्ज। और इसकी एक छोटी सी लंबाई हमने dl लिखा, छोटी सी लंबाई क्या लिखा, dl। ये पहले फिगर का है। तो रेखीय आवेश वितरण पहले में, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा। अब dq चार्ज कितनी दूरी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, dl दूरी में, तो रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, dq बाई dl। तो dq निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लेमडा dl। लेमडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। अब इसी में देखिए आवेश ड्यूकी के कारण धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा। देखिए अब एक स्थिर चार्ज है Q0, दूसरा ये चार्ज है जिसमें लीनियरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट रहा है, लेंथ कितनी दिखाया गया है, dl। तो अब यहाँ पे कूलम्स लॉ अगर लगावें तो एक चार्ज Q0 हो गया और दूसरा चार्ज dq हो गया, और dq बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा dl। तो बल कितना लगेगा, dF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, एक चार्ज हो गया, दूसरा चार्ज dq अपान ये R, ये पोजीशन वेक्टर, ये हो गया R21 का स्क्वायर, R स्क्वायर होता है इंटू यूनिट वेक्टर R21,
जैसे कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसी फॉर्म में बल हो गया, मतलब ये आवेश Q0 और जो ये वायर है, तार है, तो तार के एक छोटे हिस्से dl के लिए आपने निकाला था, तो पूरे तार के लिए क्या लिखेंगे? पूरे तार के लिए लिखेंगे संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण Q0 पे बल कितना लगेगा? F बराबर Q0 अपान 4πε0 और इंटीग्रेशन का साइन लगाएं। जैसे ये dl दूरी ले लिया था, ऐसे इसको अनेक भागों में dl 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 में बांट सकते हैं हम। तो ये छोटे अल्पांश के लिए तो ये फार्मूला आप किया, पूरे के लिए करेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या लिखेंगे? F इक्वल टू Q0 बाहर ले लिया 4πε0 के, और इंटीग्रेशन L मतलब पूरी लंबाई L लिया गया, और फिर लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लेमडा इंटू dl था ही, dl इस साइड में लिख दिया, इसके साथ यूनिट वेक्टर लिख दिया, लेमडा r यूनिट वेक्टर 21 अपान r 21 का स्क्वायर। ये हो गया रेखीय आवेश वितरण। अब हम देखेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण में क्या हो जाएगा? इसमें देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व, तो कुल आवेश कितना है? dq। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता है? dq अपान dA। अब ये एरिया दिया है, इसको A लिख दीजिए या S लिख दीजिए। S माने सरफेस एरिया और A माने भी एरिया। अब इसका छोटा सा भाग क्या है? बीच में ds है, छोटा सा भाग ds है। ये r1 और r2 ये दोनों पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ से देखिए r21 ये हो जाएगा r2 माइनस r1 वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहाँ पे स्मॉल एरिया कितना होगा? ds कहिए या dA कहिए, और दूसरा चार्ज क्या है? Q0, और dq बराबर क्या निकाला? सिग्मा dA या ds कुछ भी, दोनों सही है। अब dq के कारण, dq क्या है? स्मॉल एरिया, बिंदु P पर रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर बल। फिर न्यूटन लॉ लगाओ, तो dF बराबर 1/4πε0 Q0 dq अपान r21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r21। तो ये dF हो गया। अब और dq किसके बराबर होगा? dq के जगह सिग्मा dA या ds कंफ्यूज मत होइएगा। dF इक्वल टू 1/4πε0 Q0 सिग्मा dA अपान r21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर है r21 कैप मानव यूनिट वेक्टर। तो संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण कितना हो जाएगा? Q0 पे बल F बराबर Q अपान 4πε0, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ A लिख देंगे एरिया, या S सरफेस एरिया, दोनों एक ही चीज है। ये सिग्मा r21 यूनिट वेक्टर अपान r21 स्क्वायर और dA इज दी स्मॉल एरिया। तो पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस एरिया S या A और ये चार्ज Q0 के बीच ये बल हो जाएगा। तीसरा क्या है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई सिर्फ होती है। वॉल्यूम में जहाँ पे 3 डायमेंशन हो, सरफेस क्या है? 2 डायमेंशन है, और वॉल्यूम क्या है? 3 डायमेंशन। कोई सॉलिड बस ले लीजिए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी होगी, तो वहाँ पे क्या होगा? पूरे आयतन में आवेश वितरण होगा। अब आवेश वितरण यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट हो, ये P पॉइंट पे Q0, ये पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 इसमें नहीं लिखा हुआ है, वही r1 और r2 वेक्टर है, और इसका वॉल्यूम कितना है? V है। जितना वॉल्यूम लिया ये V है, और इसका स्मॉल फ्रैक्शन क्या है? छोटा भाग केंद्र में दिखाया गया है dV। और इसमें क्या आवेश कैसे वितरित होगा? इसमें आयतन आवेश वितरण होगा। आयतन आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं? रो से।
तो रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी बी। एकांक आयतन में जो आवेश वितरण होगा वो कहलाएगा आयतन आवेश घनत्व। रो बराबर डी क्यू बाई डी बी। तो डी क्यू क्या होगा, रो डी बी हो जाएगा। अब यहां भी पहले बल निकालिए, डी एफ इज 1/4 क्यू जीरो डी क्यू अपान R21 स्क्वायर और R21, तो क्यू जीरो और डी क्यू ये हो गया। संपूर्ण आयतन के लिए बल कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू जीरो 4πε0 इंटीग्रेशन पूरे वॉल्यूम बी का इंटीग्रेट करेंगे, तो रो R21 कैप अपान R21 स्क्वायर एंड डी बी। तो ये टॉपिक, अब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक जो है आपका कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें देखेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप ये तरीका समझ लीजिए। एक तो टॉपिक में जितने फार्मूले हैं वो आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए एक पेज पे, सारे फार्मूले एक पेज पे लिख लीजिए। उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू कीजिए। इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बुक से ही फोटो कॉपी करके भेजा है, और उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स के हिंट भी हमने दे दिए। तो पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि सारे फार्मूले एक पेज पे लिख दीजिए। उसमें क्या है, जैसे हम कहें P बराबर 2QL, तो P क्या है, डायपोल मोमेंट है, Q क्या है, चार्ज है, L2L क्या है, डायपोल के बीच की दूरी है, या E बराबर F अपान Q, तो F कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा, F इक्वल टू QE। तो इस तरह कूलॉम्स लॉ F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस तरह अक्षीय स्थिति में क्या फार्मूला है, निरक्षीय स्थिति में क्या फार्मूला है, पहले तो आपको फार्मूले आने चाहिए। अब जो न्यूमेरिकल आपको मिलेगा या न्यूमेरिकल जो आप लगाएंगी, पहले उस न्यूमेरिकल में देखिए क्या क्या दिया है। आवेश दिया है तो Q बराबर लिख दीजिए, डायपोल दिया है उनके बीच की दूरी दी हुई है तो 2L लिख दीजिए। मतलब जो चीज़ें दे, कूलॉम्स लॉ में दो चार्ज के बीच दूरी दिए तो R लिख दीजिए। जब आप ये कर लीजिए तब इसके आधार पे हम क्वेश्चन लगाएंगे न्यूमेरिकल। अब कुछ क्वेश्चंस के आप, जैसे ये न्यूमेरिकल्स है और ये पेज 15 और 16 पे पेज पे न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, और इसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व है जो हिंट दिया गया है। और हिंट में जैसे कहा गया, इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन है हिंट में, ये पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, आंकिक न्यूमेरिकल जो भेजा हमने आपको, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश है, तो अल्फा कण पे कितना आवेश होगा। तो ये क्वेश्चन लगा हुआ है, संकेत में दिया है अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन पे आवेश कितना होगा, एक प्रोटॉन पे 1.6 10⁻⁻19 और 2 पे × 2, तो कितना हो गया 3.2 × 10⁻⁻19। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो हिंट दिया है, क्वेश्चन ये है कि एक चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश E, तो N इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, यानी Q बराबर Ne। तो कह रहा है कि N कितने होंगे, N इक्वल टू Q बाई E, और Q कितना दिया है, 1 दिया है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19, तो N बराबर क्या हो जाएगा 1/1.6 10⁻⁻19। इसको ऊपर ले जाइए तो 10 की पावर 18 हो जाएगा।
और सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्योंकि ऋण आवेश है तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, धन आवेश होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऐसे तीसरा क्वेश्चन देखिए कि एक चालक है 2.4 10 पावर माइनस 18 कूलम का धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। तो फिर वही लगेगा Q बराबर एन ई एन इक्वल टू क्यू बाई ई। तो Q रखा 2.4 10 पावर माइनस 18 और E 1.6 10 पावर माइनस 19। ये सॉल्व कीजिए 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चौथा क्वेश्चन था किसी बस को इतने कूलाम की धन आवेश करना है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो धन आवेश आ जाएगा। तो यहाँ भी n बराबर Q बाई ई 4.8 10 पावर माइनस 19 अपान 1.6 10 पावर माइनस 19, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए N714 है, नाभिक पर कूलाम से आवेश की गणना कीजिए। तो देखिए N7 मतलब प्रोटॉन की संख्या 7 और मास नंबर 14, तो 7 प्रोटॉन है तो 7 प्रोटॉन पे कितना आवेश होगा, एक प्रोटॉन पे 1.6 10 पावर माइनस 19, तो 7 पे कितना हो जाएगा उसको गुणा कर देंगे 1.6 10 पावर माइनस 19 इंटू 7, तो 16 सत्ते 112, ये 11.2 10 पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। अगला देखिए किसी आवेशी चालक का क्वेश्चन नंबर 6 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक का पर उपस्थित आवेश की प्रकृति और कूलाम में आवेश ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। अब कितने हो जाएंगे, 1500 इलेक्ट्रॉन है तो 1500 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19, तो कितना हो जाएगा 2.4 10 पावर माइनस 15 कूलम। अगला है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा प्रकृति कमी है यानी धन आवेश। कितना इलेक्ट्रॉन है 500, तो 500 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19 हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी। निरपेक्ष वैद्युतशीलता निकालनी, वही एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे जल का कितना 81.0 दिया हुआ है, 81.0 दिया है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के। अब एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, देखिए वैल्यू दिया है ऊपर, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.85 10 पावर माइनस 12 और इंटू 81, ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7.17 10 पावर माइनस 10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी इतनी है। दो प्रोटॉन हैं, समान आवेश हैं, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और ये कूलम्स लॉ से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 1.6 10 पावर माइनस 19, Q2 भी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपान दूरी कितनी है 4 इंटू 10 पावर माइनस 15 और इसका होल स्क्वायर। ये सॉल्व कीजिएगा तो बल कितना आ जाएगा 14.4 न्यूटन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, यूरेनियम 92-238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो यूरेनियम 92 है। अब देखिए जब एक इस पे अल्फा कण निकल जाएगा तो अल्फा कण पे दो यूनिट चार्ज होता है, यानी 92 के कितने प्रोटॉन बचेंगे 90, और दूसरा कण क्या हो गया अल्फा हो गया। अल्फा पे कितना चार्ज होगा
2e होगा। अब ये कह रहा है कि इनके बीच कितना बल लगेगा। तो एक तो यूरेनियम था वो 90 बचा, उसमें कितने परमाणु संख्या कितनी हुई, 90 बचा। और दूसरा हो गया अल्फा कण, उस पर कितना चार्ज होगा, 2e। अल्फा कण पर 2e चार्ज होता है। तो अतः विघटित परमाणु के केंद्र पर आवेश 92 से घटकर 90 ही रह जाएगा, और दूसरा अल्फा है। अब कूलम्ब्स लॉ लगा दीजिए। कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब Q1 कितना होगा, 90E, 90 इंटू 1.6 10⁻19। और Q2 क्या हो गया, 2E, यानी 2 इंटू 1.6 10⁻19 अपान R स्क्वायर। ये दूरी दी हुई है, 9 इंटू 10⁻15 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 512 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इसके, हमने क्वेश्चन में हिंट दे दिया है। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14, और ये है 14 दिया हुआ है कि दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। Q1 Q2 दिया हुआ है, Q1 का योग दिया है, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 1। अब देखिए ये सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 14 हमने इसमें लगा दिया है। कह रहा है कि दोनों के बीच 18 न्यूटन का बल है और R कितना है, 0.1 मीटर। अब पहला केस है दोनों का योग, ये है Q1 प्लस Q2, ये है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 दिया है। इसमें देखो सोल्यूशन में गलत लिख दिया है। Q1 प्लस Q2 कितना है, 9। दोनों का योग कितना है, 9 माइक्रोकूलम। Q1 प्लस Q2, ये 20 को करेक्ट कर लीजिएगा, ये 9 होगा। अब यहाँ पे ये जो 9 दिया हुआ है, Q1 प्लस Q2 इसमें 20 लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करके 9 कर दीजिए। अब कूलम का नियम लगाओ, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इसमें आप देखिए ये जो वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू में F दिया है 18 और 1/4πε0 कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है। फिर लिखेंगे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो Q1 Q2 निकाल लें, तो ये कितना आ जाएगा, Q1 Q2 बराबर ये आ जाएगा, देखिए 18 इंटू 10⁻12 अपान 9 इंटू 10⁻11, ये 20 आ जाएगा। तो Q1 Q2 बराबर 20 और Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9। तो इसे Q1 और Q2 निकाल लेंगे, वर्ग समीकरण बनाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो Q1 5 माइक्रोकूलम आएगा, Q2 4 माइक्रोकूलम आएगा। इसमें Q1 प्लस Q2 ऊपर जो लिखा है 9 है, इट इज नॉट 20, और Q1 Q2 कितना आया, 20 आया। इट इज क्लियर। या क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वैद्युत क्षेत्र पूछा है, F दिया है, Q दिया है, E इक्वल टू F अपान Q इक्वल टू 2.25 अपान 5.5 इंटू 10⁻⁻4, और ये हो गया आपका 4.5 और 10⁻³ न्यूटन कूलम। तो इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं, ये करीब 31 क्वेश्चंस मैंने इसमें दिया है, ये बुक का ही है। तो इसमें ज़्यादातर फार्मूले या तो कूलम्ब्स लॉ पे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, डाइपोल मूवमेंट पे है। तो इस तरह से ये इसको आप लगा सकते। तो
ये इसको आप न्यूमेरिकल लगाइए। और दूसरी चीज़, कल संडे को क्लास नहीं होगी, मंडे को फिर आपका क्लास, मंडे मतलब परसों उसी टाइम से 12:30 बजे से होगा। तब तक इस संडे में आप ये न्यूमेरिकल्स लगाने का प्रयास कीजिएगा। कुछ में तो हिंट दिए हैं, बाकी कुछ लगाइएगा, जो नहीं आएगा उसको पूछिएगा। अब ये एक टॉपिक ख़त्म हुआ। एक टॉपिक मतलब कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा टॉपिक जो हम आपको मंडे से शुरू करेंगे वो है गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। तो ये सारे क्वेश्चन कीजिए। और आप लोग ये भी है कि क्लास अटेंड किया कीजिए। पहले दूसरे दिन तो स्ट्रेंथ थी, कल कम थी, बहुत कम स्ट्रेंथ थी, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी आप लोग सबको ही अटेंड कर लिया कीजिए। क्योंकि जो मैटर इतना बनाते हैं, फिर देते हैं, फिर भेजते हैं, तो अगर आप लोगों को नहीं इंटरेस्ट होगा तो फिर हम ही क्या करेंगे पढ़ा के, फिर इतनी ज़रूरत क्या है। तो हम ये चाहते हैं कि जो इसको आपको कराते हैं इसका आप लोग फ़ायदा उठाएं। एक एक न्यूमेरिकल लगाइए, कॉपी में कॉपी बना लीजिए, इसी नोट्स को उतार लीजिए पूरा। तो अब हम आपको फिर मंडे को मिलेंगे 12:30 बजे से, और आज का काम समाप्त।